हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा में अब काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो अब समय है रिवीजन का। और इसी को ध्यान में रखते हुए डीएलएड विषय से संबंधित यह विशेष सामग्री आपके लिए है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षण विधियों के बारे में, यानी कि टीचिंग मेथड्स के बारे में। और यह एक ऐसा टॉपिक है जो आप हर टीचिंग एग्ज़ाम में देखेंगे, चाहे वो सीटीईटी का एग्ज़ाम हो या फिर किसी राज्य के टीईटी का एग्ज़ाम हो या केवीएस का हो या DSSS का एग्ज़ाम हो या हेड मास्टर का एग्ज़ाम होने वाला है वो हो। आप उसमें शिक्षण विधि से संबंधित सवाल ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर शिक्षक है तो वो पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे तो कोई ना कोई विधि का इस्तेमाल उनको करना ही होगा। तो ऐसे में शिक्षण विधि जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उसी को ध्यान में रख के आज हम लोग टीचिंग जो मेथोडोलॉजी होती है, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें और जो भी पॉइंट आपको अगर इम्पोर्टेंट लगे आप उसको साथ साथ नोट भी करते चलें। ऐसे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पूरे नोट्स का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको सेव करके नेक्स्ट टाइम भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शिक्षण विधियों का संबंध पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण से, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक में जो वस्तुएं होती हैं, जो कंटेंट दिया होता है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उन्हीं से संबंधित होती हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण के लिए यह अध्यापक को कौन सी विधि अपनानी है यह जानना काफ़ी ज़रूरी है, और यह अध्यापक की अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। साथ ही साथ यह पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे कौन सा चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसी हिसाब से हमको उसके अकॉर्डिंग शिक्षण विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अब ध्यान ये रखना है कि प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन की 4 प्रमुख विधियां हैं। जैसे कथन विधि, और कथन विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती है, जैसे व्याख्यान विधि हो गया, यानी कि लेक्चर मेथड, परिचर्चा विधि, डिस्कशन मेथड हो गया, कहानी सुनाना यानी स्टोरी टेलिंग। ये सभी जो होते हैं वो कथन विधि के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा दूसरा है क्रिया विधि, यानी जिसमें कुछ किया जाता है, एक्शन मेथड इसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत आता है प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि इत्यादि। तीसरा है हमारा दृश्य विधि, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑडियो विजुअल मेथड। आप देखते हैं इसमें पाठ प्रदर्शन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि इत्यादि शामिल होते हैं। तो इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें प्रोजेक्ट विधि को किसके अंतर्गत रखा गया है, दृश्य विधि के या क्रिया विधि के या बौद्धिक विधि के। तो इस तरह से आपको चुनाव करना होगा। और अंतिम हमारा है बौद्धिक विधि। इसमें आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण विधियां शामिल की जाती हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 विधि हैं, और इन्हीं के अंतर्गत अन्य सभी विधियां भी शामिल की गई हैं। पहला है कथन विधि, दूसरा क्रिया विधि, तीसरा दृश्य विधि और चौथा बौद्धिक विधि। अब इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस विधि में क्या कार्य किया जाता है। पहला है जैसे कथा कथन विधि या स्टोरी टेलिंग मेथड इसको बोलते हैं। इस विधि में अध्यापक छात्रों को महान पुरुषों, शासकों, समाज सुधारकों, सूफी संतों, वैज्ञानिकों आदि के जीवन पर प्रकाश डालने वाली कहानियाँ सुनाता है। यानी आप कह सकते हैं एक तरह से मोटिवेशनल जो स्टोरीज होती हैं वो सुनाते हैं, ताकि छात्र का उत्साहवर्धन हो और दूसरी ओर उनके अंदर भी महापुरुषों जैसे गुण उत्पन्न हो सके। इन कथाओं का पाठ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। जैसे हम लोग चेतना सत्र में प्रतिदिन क्या करते हैं, एक मोटिवेशनल कहानी सुनाते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी टेलिंग का ही एक उदाहरण है, क्योंकि हम उदाहरण के माध्यम से या कहानी के माध्यम से बच्चों में नैतिक शिक्षा तथा पाठ से संबंधित जो अन्य जानकारी है वो बताते हैं। या हम लोग जो भी महापुरुष की जयंती मनाते हैं उस पर भी उनके संबंधित जो भी रोचक तथ्य होते हैं या उनकी जुड़ी जो कहानियाँ होती हैं वो बच्चों के बीच लाते हैं। तो इस तरह से ये जो विधि है इसको हम लोग स्टोरी टेलिंग मेथड कहते हैं। कहानी सुनाने का उद्देश्य छात्रों में रुचि पैदा करना होता है, इसलिए कहानी को रुचिकर होना चाहिए। मतलब ऐसा कहानी सुनाना है जिससे बच्चों में रुचि पैदा हो और बच्चे आसानी से सीख सकें। आप जानते ही होंगे कि कहानी कह के भी, जैसे पंचतंत्र में कहानी के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया गया था, और गिजुभाई बतेखा ने भी कहानी के माध्यम से ही बच्चों को नई नई शिक्षाएं प्रदान की थी। अब हमारा नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक विधि।
यानी कि टेक्स्ट बुक मेथड। इस विधि में अध्यापक छात्रों के सामने पाठ्य पुस्तक पढ़ता जाता है और मुख्य बिंदुओं की व्याख्या भी करता जाता है। वह छात्रों को भी पुस्तक पढ़ने तथा मौन वाचन के द्वारा उसे समझने का अवसर देता है। इस विधि का उद्देश्य छात्रों को पाठ्य पुस्तक पर अधिकार दिलाना होता है। क्योंकि पाठ्य पुस्तकें की आवश्यकता एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर दी जाती हैं, ये छात्र के अकॉर्डिंग ही पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है, इसलिए इनके अध्ययन से छात्रों को बहुत लाभ होता है। देखिए, ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं कि पाठ्य पुस्तक को अब छोड़ के हम लोग किसी अन्य तरीका से भी पढ़ाएं, वो सही है, लेकिन पाठ्य पुस्तक भी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह छात्र के एज, उनकी समझ के आधार पर ही तैयार की जाती है। तो अगर उसके आधार को ध्यान में रखते हुए हम अन्य चीज़ों को भी पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए पाठ्य पुस्तक बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस विधि द्वारा शिक्षण से छात्रों के अंदर जब बोध क्षमता का विकास होता है तो वो अन्य विषय को भी बिना किसी सहायता के समझ लेते हैं। तो ये है हमारा टेक्स्ट बुक मेथड, यानी इसमें शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों को मौन पठन के द्वारा या खुद पढ़ के सुनाते हैं और बच्चों को जो पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधी बातों से अवगत कराते हैं। हमारा तीसरा मेथड है व्याख्यान विधि, यानी लेक्चर मेथड। तो यह एक प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। इसमें अध्यापक पाठ्य वस्तु के विभिन्न बिंदुओं पर बिना देखे व्याख्यान देता है और छात्रों का ध्यान केंद्रित रखने के लिए बीच बीच में उनसे प्रश्न भी पूछता रहता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस टीचिंग मेथड में या किस शिक्षण विधि में अध्यापक पाठ्य वस्तु के विभिन्न बिंदुओं को बिना देखे व्याख्यान देता है या बिना देखे बताता है और छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए बीच में प्रश्न पूछता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्याख्यान विधि। आगे है कि अध्यापक का व्याख्यान इतना तार्किक, क्रमबद्ध, आकर्षक होता है कि पूरा पाठ थोड़ी ही देर में छात्रों की नज़रों के समक्ष आ जाता है। लेकिन देखिए, ये जो मेथड है लेक्चर मेथड, ये हायर क्लास के लिए ज़्यादा उपयोगी है। छोटे बच्चे जो केवल मूर्त चीज़ों से ही अच्छे से समझ पाते हैं, उनको अगर हम व्याख्यान देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए छोटे बच्चों में यह मेथड ज़्यादा उपयोगी नहीं है। लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए जहाँ जटिल विषय होते हैं वहाँ पर यह विधि उपयोगी होता है। हमारा नेक्स्ट है पाठ प्रदर्शन विधि, यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जिसको बोलते हैं। यानी किसी चीज़ को हम प्रदर्शित करके अगर बताएंगे तो इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। इस विधि में अध्यापक पाठ में दी गई सभी क्रियाओं को छात्रों के सामने करके दिखाता है और बीच बीच में व्याख्यान द्वारा आवश्यक वस्तुओं को स्पष्ट भी करता जाता है। यानी देखिए, इसमें क्या है, एक तरह से शिक्षक खुद करके सारी चीज़ों को छात्रों के सामने में दिखाता है और चूँकि शिक्षक करते हैं तो बच्चों के लिए काफ़ी आसान होता है देखना। और इस तरह से प्रदर्शन विधि का लाभ यह है कि छात्र सब कुछ अपनी नज़रों के सामने होते हुए देखते हैं और उन्हें बिना प्रयोग के वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें बच्चे खुद शामिल नहीं होते। ये ध्यान रखना है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, पाठ प्रदर्शन विधि होता है, इसमें छात्र खुद भाग नहीं लेते हैं उसमें क्रिया में, बल्कि शिक्षक भाग लेता है और छात्र केवल देखते हैं। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट मेथड है अनुवर्ग शिक्षण विधि, यानी कि ट्यूटोरियल मेथड इसको बोलते हैं। इस विधि में पूरी कक्षा को छात्रों की योग्यताओं के आधार पर छोटे छोटे अनुवर्गों में बांट दिया जाता है, ताकि छोटा समूह होने के कारण शिक्षक एक छात्र की कठिनाइयों को समझकर उन्हें दूर करके, इनके अलावा जब कक्षा को नई अनुवर्गों में बांट दिया जाता है तो पूरे अनुवर्ग की क्षमताएं लगभग एक जैसी हो जाती है। मतलब इसमें यह है कि अगर कमज़ोर बच्चे हैं तो उनको अलग करके उनको अलग से पढ़ाना, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से तैयारी करवाना, ताकि आगे चल के फिर सभी एक समान रूप से कक्षा में शामिल हो सके और तब सामूहिक शिक्षण उनका दे पाते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा प्रश्नोत्तर विधि, इसको बोलते हैं क्वेश्चनिंग मेथड। इस विधि का जो प्रवर्तक है यूनानी दार्शनिक सुकरात था। आपको पूछ सकता है कि प्रश्नोत्तर विधि जो होता है इसके जनक कौन है, तो वो जो यूनानी दार्शनिक सुकरात थे वो है। ध्यान आपको रखना है कि जो क्वेश्चनिंग मेथड है, प्रश्नोत्तर विधि है, उसके जनक किसे कहा जाता है, तो वो सुकरात को कहा जाता है। उनका यह मानना था कि छात्र तो ज्ञान तो छात्र की आत्मा के अंदर मौजूद रहता है, अध्यापक प्रश्न करके उसे बाहर निकालता है। इसको धात्री विधि भी कहा जाता है, यानी कि जिस तरह से बच्चा खुद
माँ के अंदर होता है, बस उसको प्रोसेस के द्वारा बाहर निकालना होता है। उसी तरह से ज्ञान भी व्यक्ति के अंदर समाहित रहता है, केवल उसे प्रयत्न करके शिक्षक को बाहर निकलवाना है। और उन्होंने इसे एक प्रयोग के द्वारा भी किया था कि उनके एक जो उनके यहाँ काम करता था, नौकर था, उससे उन्होंने एक प्रमेय को सिद्ध करवा दिया था उनसे प्रश्न पूछ पूछ करके। तो इस तरह से उन्होंने सिद्ध किया था कि ज्ञान व्यक्ति के अंदर में होता है। अध्यापक प्रश्न करके उसे बाहर निकालता है और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से पाठ्य वस्तु भी प्रस्तुत करता है। प्रश्न पूछने से छात्रों की जिज्ञासा भी बढ़ती है और उनका ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि हर प्रश्न के उत्तर से उनको नया ज्ञान मिलता है। प्रश्न पूछने से एक लाभ यह भी है कि जब सही उत्तर पर छात्र को पुनर्वलन दिया जाता है तो छात्र का उत्साह बढ़ता है और आगे उनके द्वारा सही उत्तर देने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप जान गए प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात थे और उन्होंने धात्री विधि द्वारा इसे आगे बढ़ाया था। चलिए, और इसमें शिक्षक जो होते हैं वो प्रश्न करते हैं और बच्चे में रुचि जगाते हैं प्रश्नों के माध्यम से, और उनका मानना होता है कि ज्ञान व्यक्ति के अंदर में समाहित है। नेक्स्ट हमारा है परिचर्चा विधि, डिस्कशन मेथड। इस विधि में छात्र आपस में और शिक्षक, अध्यापक तथा छात्रों के बीच किसी मुद्दे पर चर्चा की जाती है। यदि परिचर्चा औपचारिक है तो इसके उद्देश्य एवं प्रक्रिया दोनों पहले से निर्धारित होते हैं, और अनौपचारिक परिचर्चा में पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं होता है। तो देखिए, आपको यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि किस विधि में औपचारिक तथा अनौपचारिक उद्देश्य तथा प्रक्रिया समाहित होते हैं। तो ये आपको परिचर्चा विधि में होता है, क्योंकि इसमें दोनों तरह की परिचर्चा हो सकती है। औपचारिक अगर होगा तो उसमें पहले से सारे चीज़ निश्चित होंगे, अगर अनौपचारिक है, अनऑफिशियल है, तो वह पहले से निर्धारित नहीं होता है। जैसे हम लोग आम तौर पे कोई बातचीत करते हैं तो वह अनौपचारिक होता है, लेकिन किसी ट्रेनिंग में जाते हैं तो वह एक औपचारिक परिचर्चा होती है, जिसमें पहले से सारी चीज़ निर्धारित होती है कि हमें किस चीज़ पे बात करना है। परिचर्चा के समय छात्र एक दूसरे की खुलकर आलोचना करते हैं, इसलिए इनके अंदर सहनशीलता की भावना का भी विकास होता है। इस विधि के द्वारा छात्रों की अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का भी पता लगाया जा सकता है और उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट हमारा है अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको बोलते हैं। अन्वेषण विधि इसका नाम है। इस विधि के द्वारा छात्र स्वयं अपनी खोज के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। अध्यापक छात्र के सामने समस्यात्मक परिस्थिति उठाता है, साथ ही साथ वह उन्हें यह भी बताता है कि समाधान छात्र को कहाँ से प्राप्त होगा। तो आपको यहाँ क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि किस विधि में छात्र स्वयं अपनी खोज के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। तो वह है अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड। कभी कभी अंग्रेजी को ही हिंदी में लिख दिया जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखें, ह्यूरिस्टिक मेथड को ही अन्वेषण विधि कहते हैं। और इसमें छात्र स्वयं अपनी खोज के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है और शिक्षक केवल उसके सामने एक समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करते हैं और ये बताते हैं कि उनको समाधान कहाँ से प्राप्त होगा। और प्रत्येक व्यक्ति इसमें छात्र व्यक्तिगत रूप से अभ्यास करता है, प्रयास करता है और त्रुटि द्वारा समस्या का समाधान करता है, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड द्वारा वो सही रिजल्ट तक पहुंचता है। यह एक प्रकार का अनुसंधान विधि है, इसमें छात्रों को परिकल्पना की जांच भी करनी पड़ती है। तो इस तरह से यह छात्र का आत्मविश्वास बढ़ाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए नेक्स्ट विधि को देखते हैं। ये है परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड, और इस विधि के जो प्रतिपादक हैं वो किलपैट्रिक हैं। आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट मेथड के जो प्रतिपादक थे, जो जनक थे, वो कौन थे, तो वो थे किलपैट्रिक। और इसमें क्या किया जाता है, तो इस विधि में छात्रों को कोई ऐसा काम सौंपा जाता है जिसकी छात्रों तथा समाज के लिए प्रत्यक्ष उपयोगिता होती है। छात्र मिलकर इस परियोजना को पूरा करते हैं और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सर्वे करना, गांव में कितने लोग समय पर विद्यालय आते हैं, जैसे अगर हमको पता करना हो कि कितने लोगों के घर में शौचालय है, तो ये सब काम प्रोजेक्ट के द्वारा कराया जा सकता है। परियोजना द्वारा बच्चों को हम सौंप सकते हैं। जब परियोजना पूरी होती है तो ठोस रूप से कुछ सामने आता है, अर्थात प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए छात्रों को कुछ न कुछ हाथ पैर हिलाना पड़ता है। यह अन्वेषण विधि से इस प्रकार भिन्न है कि इसमें छात्रों को सामूहिक रूप से काम करना पड़ता है,
जबकि अन्वेषण विधि में छात्र व्यक्तिगत रूप से काम करता है। तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना होगा कि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में दो तरह का आ जाए कि अन्वेषण विधि में छात्र सामूहिक रूप से काम करता है, जबकि प्रोजेक्ट विधि में छात्र सामूहिक रूप से काम करता है। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ उल्टा है, अन्वेषण विधि में छात्र व्यक्तिगत रूप से करता है, जबकि जो हमारा प्रोजेक्ट विधि है उसमें छात्र सामूहिक रूप से काम करता है। परियोजना विधि में छात्र समूह में काम करता है। परियोजना की समस्या वास्तविक होती है, जबकि अन्वेषण की समस्या काल्पनिक भी हो सकती है। तो ये था हमारा सामूहिक विधि। हमारा नेक्स्ट है ऐतिहासिक खोज विधि, यानी डिस्कवरी मेथड इसको बोलते हैं। यह विधि अन्वेषण विधि से भिन्न है। कैसे है तो उसको हम लोग देखेंगे। पहला, इसका प्रयोग सामाजिक विषयों के तथ्यों एवं संकल्पनाओं के लिए किया जाता है, जबकि अन्वेषण विधि का प्रयोग विज्ञान विषय के नियमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन में किया जाता है। दूसरा है, इसमें तत्वों की व्याख्या व्यक्तिगत ढंग से की जाती है, जबकि अन्वेषण में पाठ्य वस्तु का बोध वस्तुनिष्ठ होता है। तीसरा है, ऐतिहासिक खोज का संबंध अतीत की घटनाओं से है, जबकि अन्वेषण का संबंध वर्तमान की घटनाओं से है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हमारा यहाँ पे दोनों में अंतर हो जाता है। हमारा नेक्स्ट है भूमिका निर्वहन विधि, यानी रोल प्लेइंग मेथड। आप देखते होंगे कि जो एकांकी होता है या नाटक होता है, इन सबको हम लोग इस मेथड द्वारा पढ़ाते हैं। इस विधि में छात्र को अध्यापक की भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है, या फिर वह घटना में आने वाले विभिन्न पात्रों में से कोई एक पात्र बन जाता है। जैसे टीचर्स डे के दिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो शिक्षक की भूमिका में कार्य को संपादित करते हैं। तो इस तरह से ये भूमिका निर्वहन विधि एक तरह से किसी अन्य का कार्य कोई और व्यक्ति करे तो किस प्रकार करेगा, वैसी भूमिका निभा करके बताते हैं। इस विधि से जहाँ एक और छात्रों की क्रियाशीलता बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर उनकी प्रेक्षण क्षमता का भी विकास होता है। इस विधि का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में विशेष रूप से किया जाता है। हमारा नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। इस विधि की मान्यता यह है कि एक व्यक्ति की अपेक्षा पूरा समूह अधिक विचार दे सकता है। इस विधि में छात्रों के सामने एक समस्या रखी जाती है, सभी छात्र एक एक करके उस समस्या के कारणों एवं निवारण पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार समस्या के स्वरूप एवं उनके समाधान के विषय में बहुत सारे विचार सामने आ जाते हैं, जिनमें से उपयुक्त को चुन लिया जाता है। इस विधि के द्वारा न केवल छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास किया जा सकता है, बल्कि उनके अंदर नए नए विचार भी विकसित किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा गुरु गोष्ठी में या अन्य जो ट्रेनिंग होती है, हम शिक्षक से संबंधी जो ट्रेनिंग होता है, उनमें प्राय हम लोग से पूछा जाता है कि इसमें आपके विचार क्या हैं, और बहुत सारे लोग अपने अपने विचार देते हैं, और अंत में जो ट्रेनर होते हैं वो बताते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ हम कर सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। तो ये एक तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ही है। तो कक्षा में भी हम लोग किसी टॉपिक पर बच्चों से विचार मांगते हैं और फिर बताते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें ये मान्यता होती है कि कोई एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता है, पूरा समूह का विचार एक व्यक्ति के विचार से ज़्यादा सही होता है। नेक्स्ट है विचार गोष्ठी या सेमिनार। इस विधि में सभी छात्रों को एक समस्या दे दी जाती है। उन समस्या के समाधान के लिए सभी छात्र अकेले अकेले प्रयास करते हैं। देखिए, परियोजना विधि और विचार गोष्ठी यानी सेमिनार विधि में थोड़ा सा अंतर है। इसमें भी समस्या है, वहाँ भी समस्या है, लेकिन सेमिनार मेथड में सबको हर व्यक्ति अलग अलग प्रयास करता है, अकेले अकेले प्रयास करता है। लेकिन परियोजना विधि में समूह में मिल करके कार्य किया जाता है। एक छात्र अपना विचार प्रस्तुत करता है और शेष छात्र उन विचारों की आलोचना करते हैं। तो इस तरह से प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय दोनों का इसमें सहारा लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट मेथड है अभ्यास कार्य विधि यानी कि ड्रिल मेथड। अभ्यास के द्वारा सीखा हुआ ज्ञान न केवल परिपक्व होता है, अपितु ज्ञान तथा कौशल का छात्र नवीन परिस्थितियों में अनुप्रयोग भी कर सकते हैं। इस विधि में अध्यापक छात्रों को जो नियम व सिद्धांत सिखाता है, उसी नियम व सिद्धांत के ऊपर वह उन्हें कुछ नया काम दे देता है। इन अभ्यास प्रश्नों को प्रायः छात्र कक्षा में ही करते हैं। जब छात्र ऐसा कर रहे होते हैं तो अध्यापक इस विधि में कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करता है। जैसे आप देखे होंगे कि मैथ की क्लास में खास करके हम लोग अभ्यास कार्य देते हैं। कुछ एक दो सवाल हम लोग पहले बच्चों को सिखाते हैं और फिर उससे संबंधित कई और अन्य प्रश्न भी हम बच्चों को देते हैं, और इस बीच में निरीक्षण करते हैं कि बच्चे उसको कैसे बना रहे हैं।
तो ये अभ्यास कार्य विधि है या ड्रिल मेथड है। हो सकता है इंग्लिश में ही लिखा हो ड्रिल मेथड, तो आप दोनों चीज़ को ध्यान में रख के चलें। कई बार हम हिंदी में तो नाम जानते हैं लेकिन इंग्लिश याद न होने के कारण हम लोग गलती कर बैठते हैं। जैसे अगर ऑप्शन में आपको रहे ड्रिल मेथड, तो हो सकता है अभ्यास कार्य से आप समझ जाएं, लेकिन ड्रिल मेथड होने से आप गलती कर बैठें। तो दोनों को ध्यान देते हुए चलना है। हमारा अगला है गृह कार्य विधि, होम असाइनमेंट मेथड। घर को स्कूल से जोड़ने के लिए तथा प्राप्त ज्ञान के अभ्यास एवं स्थिरीकरण के लिए छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है। यह निम्न प्रकार से होती है: सूचना संबंधी, समस्यात्मक, रटने वाले, अध्ययनात्मक, अभ्यास संबंधी। तो इस तरह से कई कार्य जो हैं वो छात्रों को दिया जाता है। आपको इससे संबंधित पीडीएफ को उपलब्ध कराया जाएगा, आप इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं डिटेल में। यहाँ हम शॉर्ट में बात करें ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। तो अभ्यास कार्य में यही है मेन उद्देश्य कि जो विद्यालय का पढ़ाई है, कार्य है, वो परिवार से भी जुड़ सके, परिवार के लोग भी शामिल हो शिक्षण कार्य में, और वहाँ से और विद्यालय और परिवार का सहयोग बना रहे, इसलिए गृह कार्य दिया जाता है बच्चों को। तो आप इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई कहे कि बच्चों को होमवर्क देना सही है या गलत है, तो आप इस पॉइंट को जोड़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है ब्लूम की स्वामित्व अधिगम विधि, ब्लूम्स मास्टरी लर्निंग मेथड। तो इस विधि का उद्देश्य छात्रों को अधिगम के उस स्तर तक पहुंचाना है जहां उन्हें विषय वस्तु पर पूरा अधिकार हो जाए। छात्रों को इस स्तर पर पहुंचाने के लिए अध्यापक शिक्षण की सभी रणनीतियों का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि निपुण भारत, निपुण बिहार अभियान चल रहा है, और इसमें उद्देश्य है कि बच्चों को तीसरी कक्षा तक सभी जो प्रारंभिक कौशल हैं वो बच्चों में आ जाए। तो उसी तरह से जो ब्लूम्स का मास्टरी लर्निंग मेथड है, उसमें यह उद्देश्य है कि छात्र को अधिगम का उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां उन्हें विषय वस्तु पर, यानी जो कंटेंट है, उनका सिलेबस है, उस पर पूरी पकड़ हो जाए बच्चों की। और इसके लिए शिक्षक सभी तरह के रणनीति का प्रयोग करते हैं। इस विधि में अध्यापक पहले कक्षा में सामान्य शिक्षण करने के बाद छात्रों का टेस्ट लेता है। जो छात्र 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है उन्हें स्वामित्व स्तर पर मानकर उन्हें अलग कर लिया जाता है। जो छात्र स्तर पर नहीं पहुंचते हैं उनका निदानात्मक टेस्ट लिया जाता है ताकि यह पता चल सके कि उन्हें किस प्रकार की और कहाँ कहाँ कठिनाई है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो निदानात्मक शिक्षण होता है, टेस्ट होता है, वो पहले होता है, रिजल्ट से पहले कराया जाता है, और जो हमारा उपचारात्मक होता है वो बाद में होता है। कठिनाई पता चलने के बाद जो होता है वो उपचारात्मक शिक्षण होता है, और कठिनाई से पहले जो हम लोग कहते हैं वो हमारा होता है निदानात्मक शिक्षण या टेस्ट। यानी ये पहले निदान करते हैं, फिर हम लोग उपचार करते हैं, फिर इन छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो आपको यहाँ पूछा जा सकता है कि बच्चों का निदानात्मक टेस्ट तथा उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण किस विधि के अंतर्गत किया जाता है, तो वो है आपको ब्लूम का स्वामित्व अधिगम विधि या ब्लूम्स मास्टरी लर्निंग मेथड में। तो इस तरह से आप थोड़े से ध्यान भी देते हुए चलेंगे। हमारा नेक्स्ट है आगमन विधि, यानी इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इस विधि में अनुभव, प्रयोग, उदाहरण के आधार पर नियम तथा सूत्र निकाले जाते हैं। अध्यापक छात्रों के समक्ष कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है जो उनके अनुभव में आ चुके हैं। इन उदाहरणों के आधार पर छात्र धीरे धीरे नियम, सिद्धांत, सूत्र तक पहुंचते हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए कोई चीज़ सूत्र बताना है बच्चों को, तो पहले शिक्षक क्या करेंगे कि उससे संबंध में कई सारे बच्चों से उदाहरण पूछते हैं, फिर उनके बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं और अंत में एक निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ ऐसा होता है। जैसे अलग अलग आप त्रिभुज बना दें और बच्चों को उसके तीनों कोण नापने के लिए कहेंगे, तो कई त्रिभुज के मापने के बाद बच्चे समझ जाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इस तरह से आप एक सूत्र बना देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उदाहरण के आधार पर अगर कोई फॉर्मूला बनाया जाता है तो उसको हम लोग आगमन विधि कहते हैं। तो ये आपको पहले उदाहरण और फिर वो इससे नियम बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो आगमन विधि जो होता है वह विशेष से सामान्य की ओर होता है, यानी पहले हम कोई विशेष उदाहरण देते हैं फिर उसे एक सामान्य नियम निकाल देते हैं। हमारा नेक्स्ट है
निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड इसको कहते हैं। जब अध्यापक के पास समय की कमी होती है तो वह इस विधि का प्रयोग करता है। इसमें छात्रों को नियम, सिद्धांत, सूत्र पहले बता दिया जाता है और उसके आधार पर उदाहरण दे करके उसकी पुष्टि की जाती है। जैसे हम पहले बता देंगे छात्रों को कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उसमें कोई 2 कोण बता दिए और तीसरा निकालना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं निगमन विधि। कि पहले सूत्र, जैसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, ऐसे हमने पहले बता दिया, फिर छात्र को सवाल दिए और उसको उसने हल किया उसकी सहायता से, तो ये निगमन विधि है। तो ये ठीक है, बड़े कक्षाओं के लिए ये सही होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको उदाहरण के द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकता, या हर बच्चे का स्तर ऐसा नहीं होता है कि वो सूत्र बना ही ले। जैसे अगर आप कैलकुलस में आएंगे तो वहाँ sin x = cos x कैसे हुआ, तो आप इसको उदाहरण द्वारा नहीं समझा पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप निगमन विधि द्वारा ही बता सकते हैं। लेकिन प्राइमरी कक्षा में आप ध्यान देंगे तो आगमन विधि ज़्यादा उपयोगी होता है। अगला है हमारा विश्लेषण विधि, यानी कि एनालिसिस मेथड। विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है खंडों में बांटना, यानी टुकड़ों में तोड़ देना। कोई बड़ा चीज़ है उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट देने को ही हम लोग विश्लेषण कहते हैं। यानी किसी चीज़ का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो उसके हर भाग को अलग अलग करके समझने का कोशिश करते हैं। इस विधि में अध्यापक किसी समस्या को उनके विभिन्न पहलुओं के आधार पर अनेक खंडों में बांट लेता है और एक एक खंड का अलग अलग अध्ययन करता है। अर्थात इस विधि में अज्ञात से ज्ञात का निष्कर्ष की परिकल्पना की जाती है। इस प्रकार यह विधि अन्वेषण या ऐतिहासिक विधि के साथ लेकर के चलती है। तो जैसे अकबर के विषय में अगर पढ़ना हो तो अकबर के बारे में हम अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट बच्चों में देंगे कि अकबर का साम्राज्य कैसा था, अकबर के समय में जनता का क्या परिस्थिति था, सैनिक की क्या व्यवस्था थी, उस समय उनका जो आयकर व्यवस्था था वो कैसा था, वो कैसे सिक्का चलाते थे, किस तरह से वहाँ के लोगों का जीवन यापन चल रहा था। तो अलग अलग पहलुओं पर हम अलग अलग विचार करेंगे और फिर उसको एक समग्र रूप से समझेंगे कि हाँ, अकबर का शासनकाल भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से अच्छा था या नहीं था। तो इस तरह से यहाँ पर विश्लेषण विधि में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके फिर उसको एकीकृत करके सामूहिक रूप से समझा जाता है। और आज का हमारा अंतिम जो विधि है वो है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि है, ये आप कह सकते हैं कि विश्लेषण विधि का उल्टा होता है। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर हम लोग चलते हैं, यानी कि इसमें छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ करके एक नया टुकड़ा या बृहद रूप देना होता है। जैसे हमें विभिन्न जानकारी अगर पहले से प्राप्त है तो उसको हम एकीकृत करके प्रोसेसिंग करके एक कंप्लीट जानकारी यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो यानी देखिए, विश्लेषण में जहाँ हम लोग संपूर्ण जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके पढ़ते हैं, वहीं पर संश्लेषण में हम छोटे छोटे जानकारी को जोड़ के एक बृहद जानकारी के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए जनगणना होने वाली है, तो अलग अलग जगहों से विभिन्न जानकारियाँ आएंगी, अलग अलग जगह का रिपोर्ट सौंपा जाएगा, फिर उस सभी को एकीकृत रूप से डाटा प्रोसेसिंग के द्वारा फाइनल एक रिजल्ट जारी किया जाएगा कि हाँ, किस तरह से किन क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव है। तो ये एक संश्लेषण विधि के द्वारा आप कह सकते हैं कि ये कार्य होगा कि हर जगह का जो अलग अलग रिपोर्ट है वो आकर के और उसको समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, न कि हमको हर जगह अलग अलग का हमको रिजल्ट बताया जाएगा। तो ये होता है संश्लेषण विधि। संश्लेषण का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक नया और बृहद रूप देना। इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। आपको ध्यान देना है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर हम किस विधि में बढ़ते हैं, तो वो संश्लेषण विधि में बढ़ते हैं तथा आगमन विधि में भी बढ़ते हैं। क्योंकि आगमन विधि में पहले हम उदाहरण देते हैं, तो उसमें बच्चे पहले से जो जानते रहते हैं उससे जो एक सामान्य नियम है उसकी ओर वो पहुंचते हैं। गणित में परिमेय को सिद्ध करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है, अर्थात जो कुछ पहले से ज्ञात है उनसे फिर नई चीज़ों को हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के कुछ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम रिवीजन नोट्स लेकर आएंगे। आप लोग हमारे चैनल से बने रहें। थैंक यू वेरी मच।